वन तो ये है हमारी एनपीसीएल इंटरव्यू एक्सपीरियंस का पार्ट 3, जिसमें मैं बात करूँगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो, सबसे पहला पार्ट तो सिंपल ही था। उन्होंने बोला कि एक कैंटिलीवर बीम जो है वो ड्रॉ कर दो। तो एक बीम जो कि एक सिंगल फिक्स्ड सपोर्ट पे होती है उसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। फिर उन्होंने बोला कि इस पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई कर देने के लिए ना, तो ऐसा लोड जिसकी लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट हो थ्रू आउट द बीम, वो मैंने ड्रॉ कर दी। इसकी लोड इंटेंसिटी थी क्यू, किलो न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर, जो भी आप यूनिट ले सकते हो, है ना। और बीम की लेंथ है कैपिटल एल। तो पहला तो यार पार्ट बिल्कुल सिंपल था। उन्होंने बोला कि शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसके लिए ड्रॉ करने के लिए। तो ऑब्वियस बात है यार, ये ना ये सारे जो भी क्वेश्चन होते हैं इनिशिएटर क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर जो भी आपसे पूछा जाएगा कॉन्सेप्चुअली, मेन क्वेश्चन वो होता है ना। तो सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं कैसा होगा। देखो देखो, जब भी यार शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हो ना, तो सबसे पहले एक्सिस वगैरह डिफाइन कर देना। तो क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि ऐसे दो लाइंस ड्रॉ कर देंगे और डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखो कि किस एक्सिस पे क्या पैरामीटर प्लॉट कर रहे हो, सबसे पहले तो वो दिखाओ, है ना। जैसे वर्टिकल एक्सिस पे आप क्या प्लॉट कर रहे हो, शियर फोर्स, तो यहाँ पे लिखो ना यार शियर फोर्स। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप क्या प्लॉट कर रहे हो, डिस्टेंस प्लॉट कर रहे हो, सेक्शन जो भी आप ले रहे हो बीम पे वो आप दिखा रहे हो ना, मतलब एक्स डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट का पैरामीटर दिखा रहे हो जो भी आप सेक्शन ले रहे हो, ठीक। ऐसे ही आप जब बेंडिंग मोमेंट प्लॉट कर रहे हो तो वर्टिकल एक्सिस पे आप बेंडिंग मोमेंट दिखाते हो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट दिखाते हो, है ना। तो इतना चीज़ मतलब एकदम बिल्कुल क्लियर रख कर देना है। अब देखो क्या है, शियर फोर्स कैसे पता चलेगा आपको। देखिए क्या है, जो भी लोड इंटेंसिटी है वो आपकी यूनिफॉर्म है ना। कहीं पे भी अगर आप सेक्शन लेते हो, मान लो कोई भी आप सेक्शन ले लिए, इस सेक्शन को एक्स एक्स बोल देते हैं हम, तो कोई भी लोड इंटेंसिटी है जो आपकी क्यू है, मान लीजिए आप एंड पॉइंट से, फ्री एंड से आप एक्स डिस्टेंस पे ले लिए सेक्शन, है ना। तो आप जब इस वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा, ये आपने बीम बना दी, इसके ऊपर आपने नेट लोड, एक्सटर्नल लोड क्या लगाया है, क्यू इंटू एक्स का, है ना। अब ये पार्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यू इंटू एक्स का फोर्स क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना। देखिए क्यू इंटू एक्स का ही फोर्स लग रहा है, क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमने सेल्फ वेट नेग्लेक्ट करा है इस बीम का, है ना। अब इसको अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होना है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होना है इस बीम को, तो अपवर्ड डायरेक्शन में सेम फोर्स लगना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा, इस सेक्शन पे जो शियर फोर्स लगेगा वहाँ से आएगा। तो शियर फोर्स हमारा कितना लगेगा, उतना ही लगेगा यार जितना एक्सटर्नल फोर्स है, तभी तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, है ना। तो इस शियर फोर्स को अगर हम एफ से दिखाते हैं, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू एक्स। अब जैसे जैसे तुम सेक्शन को फ्री एंड से दूर करते जाओगे, एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्यू तो कांस्टेंट ही है। क्यू कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, उसके लिए लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो क्यू कांस्टेंट है। एक्स बढ़ाते जाओगे तो शियर फोर्स यानी एफ बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा, एक्स का पावर क्या है, 1 है ना, मतलब लीनियरली बढ़ेगा, लीनियर वेरिएशन होगा। अब देखो फ्री एंड पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है ना। अगर तुम एक्स इधर लेते ना
अगर तुम x इधर लेते तो ये इक्वेशन बदल जाती। ये इक्वेशन कब आई है? f इज इक्वल टू क्यू एक्स तब तब आई है जब आपने ओरिजिन जो है यहाँ पे लिया है फ्री एंड पे, समझे? अब देखो फ्री एंड पे क्या होगा, जब तुम x फ्री एंड से ले रहे हो तो फ्री एंड पे x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब शीयर फोर्स फ्री एंड पे क्या है? 0 है। मतलब कोई भी शीयर फोर्स नहीं लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर तुम फ्री एंड को देखोगे तो फ्री एंड पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है ना। मतलब 0 लेंथ पे तो कोई फोर्स नहीं लग सकता है, तो इसीलिए कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं लगेगा। अब देखो देखो जो भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लगेगा वो वहीं तक लगेगा जहाँ तक बीम है ना। तो बीम के बाहर एक्स कोऑर्डिनेट होगा लेकिन वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की, है ना। ऑब्वियस ही बात है यार, मटेरियल रेजिस्ट करेगा तभी तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएगा। चलो अब देखो शियर फोर्स का वेरिएशन क्या आ रहा था? लीनियर आ रहा था। मतलब जहाँ पे एक्स 0 है वहाँ पे शियर फोर्स 0 होगा। जहाँ पे एक्स एल है यानी फिक्स्ड एंड पे, यहाँ पे वहाँ पे क्या आएगा? Q इंटू एल आएगा, क्योंकि क्या आ रहा था? F इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स आ रहा था, तो वहाँ पे Q इंटू एल आएगा। और जो F इज इक्वल टू 0 से F इज इक्वल टू क्यू इंटू एल है, ये लीनियर वेरिएशन है, वो यहाँ से हमें दिख रहा है ना। तो इतना ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, देखो यार मैंने अपने बार इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाले वीडियो में बताया था कि जब भी हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन दिखाते हैं ऑलवेज अपना साइन कन्वेंशन लिख दिया करो यार। क्या है साइन कन्वेंशन? क्योंकि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड कुछ भी साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हो, दोनों इंडिपेंडेंट साइन कन्वेंशन चलता है, अगर आपको पता होगा तो, है ना। शियर फोर्स का कुछ भी साइन कन्वेंशन ले सकते हो, बेंडिंग मोमेंट का कुछ भी साइन कन्वेंशन ले सकते हो। उस हिसाब से तुम्हारा जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन है ना, dm/dx इज इक्वल टू एफ, वो चेंज हो जाएगा। उसमें जो साइन है ना प्लस माइनस, वो चेंज होगा कि कौन सा साइन कन्वेंशन आप यूज़ कर रहे हो शियर फोर्स के लिए, कौन सा बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पॉजिटिव शियर फोर्स पॉजिटिव फेस पे निगेटिव डायरेक्शन या निगेटिव फेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसा अगर कोई भी शियर फोर्स लग रहा है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। पॉजिटिव फेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव फेस पे निगेटिव डायरेक्शन में कोई बेंडिंग मोमेंट है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। अब देखिए यार, बेंडिंग मोमेंट जो कर्व से मैंने दिखाया ना, राइट हैंड कर्ल रूल से, जहाँ पे भी आपका थंब पॉइंट करेगा वो आपका टॉर्क का डायरेक्शन दिखाएगा ना, बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन, तो वो पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन क्या होगा। अगेन यार आप फ्री बॉडी डायग्राम से भी देख सकते हो, है ना। जैसे हमने शियर फोर्स देखा था, है ना। दूसरा, आप जो हमारे पास रिलेशन है शेयर फेस फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का, वहाँ से भी आप बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन ड्रॉ कर सकते हो। डायरेक्टली शेयर फोर्स डायग्राम से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करके मोमेंट की इक्वेशन लिख करके मैथमेटिकली उसका इक्वेशन निकाल के भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। दो तरीका है। चलिए, तो शेयर फोर्स डायग्राम हमने BMD से ड्रॉ करना सीख लिया। अब हम रिलेशन से ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। तो dm/dx इज इक्वल टू एफ। अब इसका मतलब क्या है? मतलब है कि जो भी स्लोप होगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, dm/dx क्या है? स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो मैग्नीट्यूड होगा शेयर फोर्स का, है ना। तो जो भी मैग्नीट्यूड है शेयर फोर्स का वो आपका स्लोप होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। तो अब देखो क्या है, शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? पूरे लेंथ में शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव से दिखा देते हैं। ये क्या है? हर जगह पॉजिटिव है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है। और जैसे जैसे हम फिक्स्ड एंड से दूर जा रहे हैं मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है लेकिन कम हो रहा है। समझ रहे बात? अब देखो,
मैग्नीट्यूड पॉजिटिव कम हो रहा है, उसके बाद फ्री एंड पे 0 हो जा रहा है मैग्नीट्यूड। अब देखो बेंडिंग मोमेंट की अगर बात करें तो बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? अब क्या लगता है, फ्री एंड पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा या फिर फिक्स्ड एंड पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा? देखो पूरे लोड को अगर आप कंसंट्रेट कर दो मिड स्पैन पे, है ना, पूरी बीम को अगर आप कंसिडर करो तो Q इंटू एल का बेंडिंग मोमेंट लगेगा आपका फिक्स्ड एंड पे। फ्री एंड पे क्योंकि शियर फोर्स भी नहीं है, कोई भी लोड तो है ही नहीं, तो बेंडिंग मोमेंट कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, ना ही शियर फोर्स होगा ना बेंडिंग मोमेंट होगा। तो फ्री एंड पे ना शियर फोर्स है ना बेंडिंग मोमेंट है। फिक्स्ड एंड पे दोनों शियर फोर्स भी है बेंडिंग मोमेंट भी है और दोनों मैक्सिमम है। समझे? इतनी बात क्लियर हुई? आप देखो तीसरी चीज है साइन। देखो क्या है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, जो बीम को बेंड कराना चाह रहा है वो किस डायरेक्शन में बेंड करा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बेंड बीम का शेप कैसा बनेगा, मतलब इलास्टिक कर्व आफ्टर बेंडिंग कैसा बनेगा? हॉगिंग, है ना, कॉनकेव डाउनवर्ड बन रहा है ना, हॉगिंग कर्व बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट तुम्हारा क्या है, ये हॉगिंग नेचर का है, मतलब निगेटिव बेंडिंग मोमेंट है ना। अब देखो पॉजिटिव फेस पे जो आप राइट हैंड थंब रूल से जब आप बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन निकालोगे ना तो इनटू द प्लेन आ रहा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो साइन कन्वेंशन से भी क्या है, निगेटिव है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, निगेटिव है। और आप इलास्टिक कर्व के शेप से भी देख सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट क्या है, निगेटिव है ना। आपने वो देखा होगा ना कि स्माइली बनती है तो पॉजिटिव होता है, सैड बनता है तो नेगेटिव होता है, वो पूरा याद करने का तरीका, रटने का, वहाँ से भी आप कर सकते हो, है ना। तो क्या क्या पता चला हमें बेंडिंग मोमेंट के नेचर के बारे में, क्या क्या पता चला? देखो शियर फोर्स से क्या क्या, शियर फोर्स डायग्राम से हमें क्या क्या पता चला कि फिक्स्ड एंड से फ्री एंड तक, फिक्स एंड से फ्री एंड तक क्या हो रहा है, स्लोप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, बीएमडी का स्लोप हर जगह पॉजिटिव है। दूसरा नेचर क्या है स्लोप का, नेचर क्या है, पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग है, स्लोप, है ना, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप डिक्रीजिंग है। देखो मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग और स्लोप डिक्रीजिंग में अंतर होता है ना, स्लोप डिक्रीजिंग है। तीसरा क्या पता चला कि साइन क्या है, साइन जो है निगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, साइन निगेटिव है और नेचर ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग है। ये तीन चीज़ अगर आपको पता चल गया बस आप ग्राफ बना लिए, है ना, आपका बेंडिंग मोमेंट का ग्राफ बन गया है ना। देखो देखो साइन क्या है, निगेटिव, इसका मतलब क्या है, ये नीचे वाले पार्ट में आपका बीएमडी बनेगा। अब देखो क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, नेचर डिक्रीजिंग है। तीसरी चीज़ क्या पता चली, अब देखो फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम है बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड और फ्री पे 0 है, तो मतलब फ्री पे तो 0 है, फिक्स्ड पे कुछ मैक्सिमम है, मैक्सिमम की हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना। देखो लोड को अगर कंसंट्रेट करोगे तो आपका लोड का वैल्यू कितना आएगा, Q इंटू एल, और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है बीम पे, देखो Q इंटू एल लग रहा है और डिस्टेंस क्या है L/2, तो बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, Q L इंटू L/2, मतलब QL²/2। तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो कैंटिलीवर पे लग रहा है, जो कि कहाँ लग रहा है, फिक्स्ड एंड पे लग रहा है। फिक्स्ड एंड पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आई, QL²/2, इसको भी लिख लो QL²/2। शेयर फोर्स वहीं हमारा कितना लग रहा था, Q इंटू एल, है ना। अब देखो यहाँ से फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम है मैग्नीट्यूड, फ्री एंड पे 0 है, ये चीज़ क्लियर हो गई। स्लोप पॉजिटिव है, नेचर डिक्रीजिंग है ना। अब देखो स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब, देखो
एक्स वाई कोऑर्डिनेट है अगर आपका, तो कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल बना रही है, उसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल बन रहा है तो मतलब क्या है? स्लोप पॉजिटिव है ना? तो ये पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप का घटना क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो, ये पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन इसकी कुछ वैल्यू, अगर ये स्लोप घट रहा है मतलब जीरो की तरफ बढ़ रहा है ना? मतलब क्या है? इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ कम होते जा रहा है, उसको बोलेंगे स्लोप का घटना। जैसे जैसे इंक्लिनेशन कम होगा, स्लोप होता क्या है? tan ऑफ इंक्लिनेशन ही तो स्लोप होता है। तो थीटा कम होता है, tan थीटा भी कम होगा। तो इंक्लिनेशन जब कम होगा लाइन का, तो स्लोप भी क्या होगा? कम होगा। इंक्लिनेशन किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक। अब देखो, क्यू एल स्क्वायर बाई 2 मैक्सिमम स्लोप से हमको स्टार्ट करना है और स्लोप कम करते जाना है। ये हमारा स्लोप कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते, और यहाँ पे जीरो कर देना है स्लोप। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है वहाँ पे उसका स्लोप भी जीरो है। स्लोप क्यों जीरो है? क्योंकि शीयर फोर्स जीरो है। ठीक है, शीयर फोर्स का मैग्नीट्यूड बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसका स्लोप होता है। दो चीज है जो फ्री एंड पे हो रही है, बेंडिंग मोमेंट जीरो है और शीयर फोर्स जीरो है। शीयर फोर्स जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप जीरो है। ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना? अब देखो, जब मैंने ये वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था ना, तो फिर सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला कि क्यू एल स्क्वायर बाई 2 से लेके, ऑब्वियस ही बात है ना, जो यार जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो तो मैं एक्सप्लेन करते नहीं है हम वहाँ पे, है ना? मैंने तो बना दिया। उन्होंने बोला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, मैंने बना दिया। अब उन्होंने बोला कि ये जो क्यू एल स्क्वायर बाई 2 है और जीरो है, इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचो, एक स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे, है ना? और एक जो है, ये मैंने कॉनकेव डाउन बनाया ना, एक कॉनकेव अप कर्व खींचो ऐसे, एक कॉनकेव अप, ये ऐसा कुछ उन्होंने बोला। अब वो पूछने लगे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हारा स्ट्रेट लाइन या फिर कॉनकेव अप ऐसा क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है? तो यार देखो, मैंने बोला कि शीयर फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो शीयर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? स्लोप भी हमारा कम हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट का स्लोप कम हो रहा है ना। देखो, मैंने सबसे पहले तो जवाब दिया था कि जो फिक्स्ड एंड है ना, वहाँ पे मैक्सिमम है स्लोप, और मैक्सिमम से कम हो रहा है ना? तो उन्होंने बोला कि यार ठीक है, चलो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि स्लोप वेरिएबल है, तो ये वाला तो हमारा हट गया। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है स्लोप जो है वो जीरो नहीं है, पहली बात तो ये फिक्स्ड एंड पे। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये तुम जीरो मत बनाओ, वॉयलेट लाइन का ये जीरो मत बनाओ, कोई पॉजिटिव स्लोप ले लो। मतलब जो वॉयलेट लाइन हमने ऐसे बनाई है, यहाँ पे हमें जीरो स्लोप दिख रहा है, उन्होंने बोला कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लो, ऐसे बना दो, यहाँ पे तो जीरो स्लोप नहीं है। ठीक है, तो दूसरा चीज़ क्या आएगा कि स्लोप का वेरिएशन देखोगे ना, स्लोप का वेरिएशन क्या है? यहाँ पे क्या है? स्लोप जीरो से कुछ फाइनाइट वैल्यू जा रहा है, या फिर कम से कुछ ज़्यादा वैल्यू जा रहा है स्लोप। लेकिन हमारा जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसको अगर देखोगे तो ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है स्लोप। तो ये तो कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, ये तो उल्टा वेरिएशन है। ज़्यादा से कम जाना है ना हमको, स्लोप ज़्यादा से कम करना है, तो ये भी नहीं होगा। समझे? तो अगर आप सिर्फ बोलोगे कि फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम है स्लोप, या फिक्स्ड एंड पे जीरो नहीं है स्लोप, तो जीरो नहीं तो इसका भी नहीं है जीरो, स्ट्रेट लाइन का भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। ठीक है, तो बाद में मैंने वो वाला चीज़ ऐड किया कि स्लोप का वेरिएशन कैसा है, उस हिसाब से कैसे ग्राफ बनेगा। समझे बात? ठीक, तो ये हो गया हमारा एफएफडी और बीएमडी। देखो, ये तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है ना। मेन तो
मेन कहानी तो अभी स्टार्ट होने वाली है। ये तो सब बना लेगा, ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन जो मैंने किया है वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो आप ऐसे ही बना दोगे, है ना। वो देख के ही लगेगा कि यार वैल्यू पॉजिटिव है शेयर फोर्स की, है ना, स्लोप निगेटिव है ना, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग है ना, वैल्यू निगेटिव वैल्यू निगेटिव है ना। ये सब तो क्लियर हो गया, है ना। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे निगेटिव साइन भी आ जाएगा। अब देखो, उन्होंने बोला कि जो भी बीम है उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले लो, है ना, एक सर्कल ले लो और इस पे शीयर फोर्स कोई भी एक सेक्शन कंसीडर कर लो। जैसे बीम पे तो कहीं पे भी किसी भी एक लेंथ पे एक सेक्शन काट लो और वहीं पे सारा डायग्राम अब वहीं पे बनेगा, है ना। और जो तुम्हारा सेक्शन है वो सर्कुलर है, तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कोई एक सेक्शन कंसीडर कर लो और उस पर नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस का वेरिएशन दिखाओ, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस। तो ये तो तुम्हारा रेडियल डायरेक्शन हो गया। सेम ही प्लॉट पे दिखाना है नॉर्मल शीयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो थ्योरी ऑफ बेंडिंग में जो हमारा बेंडिंग फॉर्मूला है वो क्या है, M/I इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू E/R, यही है। तो बेंडिंग स्ट्रेस और न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस y क्या है, हमारी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है ना, इसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है ना, लीनियर रिलेशन है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू y आ रहा है, यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो जो तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस है वो y के साथ r या फिर y जो भी आपका, है ना, इसके साथ क्या है, लीनियरली वेरी करेगा, मतलब कुछ ऐसा वेरिएशन। ये तो बिल्कुल सिंपल है यार, है ना, बिल्कुल सिंपल, है ना। मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस से दूर चले जाओगे वैसे वैसे आपका नॉर्मल स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, है ना। और एक्सट्रीम फाइबर्स पे, मतलब जो सरफेस के फाइबर्स होंगे जो न्यूट्रल एक्सिस से सबसे दूर होंगे, वहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम टेंसाइल होगा या मैक्सिमम कंप्रेसिव होगा। और इस केस में क्या है, टेंसाइल कंप्रेसिव दोनों बराबर होगा, क्योंकि जो एक्सट्रीम फाइबर्स हैं वो दोनों ही डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे है ना। तो ये वाला वेरिएशन क्लियर है ना। अब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस देखो, टाउ का वेरिएशन दिखाना है ना, तो बहुत लोग तो लिखोगे वहाँ पे जल्दीबाजी में, क्या लिखोगे, टाउ बाई T/J इज इक्वल टू टाउ बाई R इज इक्वल टू G θ/L। तो यार देखो ये टॉर्शनल स्ट्रेस का है ना फॉर्मूला, ये तो टॉर्शन का है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का क्या होता है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कैसे वेरी करता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा रिलेशन यार, है ना। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो होता है वो होगा तुम्हारा शियर फोर्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ YdA
डिवाइडेड बाई आई टी, है ना। एस एफ ए वाई डिवाइडेड बाई आई टी, है ना। जहाँ पे ए क्या है, हैच्ड सेक्शन, जो भी जहाँ पे भी आप देखना चाह रहे हो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, जैसे मान लो ये आपका सेक्शन है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, और आप इस फाइबर पे डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस देखना चाह रहे हो, तो इस फाइबर के ऊपर वाला जो भी पोर्शन है उसका एरिया है ए। वाई बार क्या है, इसके जो ऊपर का एरिया है उसका जो सेंट्रॉइड है वो न्यूट्रल एक्सिस से कितना दूर है, वो है वाई बार, है ना। तो ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आपका निकालोगे तो क्या आएगा, कुछ ऐसा वेरिएशन आता है पैराबोलिक, है ना। इसका तो डेरिवेशन भी है कि पैराबोलिक कैसे आता है। वहीं पे अगर आप टॉर्शनल शियर स्ट्रेस निकालते हैं, अगर टॉर्शनल लोड लगता तो वो लीनियर आता है, जैसा ये नॉर्मल स्ट्रेस आता है ना, नॉर्मल स्ट्रेस का वेरिएशन, वैसा ही लीनियर वेरिएशन आपका थ्योरी ऑफ टॉर्शन, अगर टॉर्शनल स्ट्रेस आपका लग रहा है तो आता है, क्योंकि यार उसमें भी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो सेम ही वेरिएशन आता है ना, लेकिन डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का नहीं आता है। तो ये तो सिंपल पार्ट है। अब क्या जो मॉडिफाइड है, असली क्वेश्चन, ये पूरे सोम के क्वेश्चन का मेन प्रॉब्लम, मेन डिफ़िकल्टी लेवल तो यहाँ पे है। तो क्या है, उन्होंने बोला कि इसको हॉलो कर दो, ये जो भी आपने सेक्शन लिया है इसको हॉलो कर दो, और अब आपने जो भी ये प्लॉट किया है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का वेरिएशन, इसी के ऊपर जो आपने हॉलो सेक्शन लिया है उसमें क्या वेरिएशन आएगा वो प्लॉट कर दो। तो यार देखो, अब यहाँ पे पॉज करिए वीडियो और ड्रॉ करिए, है ना। मेन लर्निंग यहीं पे है कि आप क्या ड्रॉ करते हो, है ना। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे रिलेटिवली मैच करके देखा जाएगा कि पहले वाले के कंपैरिजन में जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कैसे चेंज हुआ है हॉलो सेक्शन में, और जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है वो कैसे चेंज हुआ है हॉलो सेक्शन में, और कहाँ पे आएगा नॉर्मल शियर स्ट्रेस और कहाँ पे नहीं आएगा, और कहाँ पे आएगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और कहाँ पे नहीं आएगा, वो इम्पोर्टेंट केस है यहाँ पे, है ना। तो वो आप ड्रॉ करिए, उसके बाद आप प्रोसीड करिएगा, है ना। चलिए देखिए, जो हमने थ्योरी ऑफ, जो फ्लेक्सर फॉर्मूला है हमारा M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, यहाँ से सिग्मा हमारा क्या आता है My/I। अब देखो यार, जो हमारा पहला केस था उसमें और इसमें वाई में कोई डिफरेंस नहीं है, बेंडिंग मोमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम लोड नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज हो रहा है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने हॉलो कर दिया है ना यार, बीम को हॉलो कर दिया है, सेक्शन कम कर दिया है, एरिया कम कर दिया है ना। तो आई जो है हमारा कम हो गया है, आई कम हो गया है, मतलब जो हमने मटेरियल कम किया है, तो जो बचा हुआ मटेरियल है वो नॉर्मल स्ट्रेस ज़्यादा लेगा ना। अब मटेरियल हमने कम कर दिया, पहले ज़्यादा मटेरियल पे नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट है, अब कम मटेरियल पे उतना ही लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर यूनिट मटेरियल जो है स्ट्रेस बढ़ गया ना। तो आई कम हुआ तो ओवरऑल स्ट्रेस आपका क्या है, हर पॉइंट पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ये आपका हर वाई पे सिग्मा जो है वो कुछ न कुछ बढ़ गया है, समझे, मतलब कुछ ऐसा हो गया है। देखो एक्सट्रीम फाइबर पे भी सिग्मा बढ़ गया है, इनर फाइबर पे, मतलब हर एक
फाइबर पे जो न्यूट्रल एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस दूरी पे है, हर जगह क्या है, सिग्मा की वैल्यू बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि मटेरियल हमने कोर से रिमूव कर दिया है जो कुछ तो स्ट्रेस झेल रहा था, है ना। तो वो जो भी स्ट्रेस झेल रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाकी मटेरियल में। अब देखो क्या है, यहाँ पे सर ने मुझसे पूछा कि यार कोर से तो तुमने मटेरियल हटा दिया है, कोर से तुमने मटेरियल हटा दिया है, लेकिन जो तुमने नया ग्राफ बनाया है वो तो तुमने ये हॉलो पार्ट में भी बना दिया है, ये वाला हॉलो पार्ट। यार ये तो मैंने वेरिएशन यहाँ पे भी दिखा दिया ना हॉलो पार्ट में, यहाँ तो मटेरियल ही नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कैसे आ रहा है? तो इसका आंसर दो यार कि यार ये होगा कि नहीं होगा, ये तो गलत हो गया, है ना। तो पॉज करिए, आंसर दीजिए इसका कि क्या होगा आंसर इसका, है ना। देखो यार, अगर इसी रॉड पे टॉर्शन लगता तो आप टॉर्शन जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है उसका वेरिएशन हॉलो के केस में और सॉलिड के केस में क्या दिखाते? सॉलिड के केस में तो आप ये दिखाते ना, लीनियर वेरिएशन ये हो गया। हॉलो के केस में क्या दिखाते आप? सेम ही आउटर डायमीटर है, बस आपने अंदर से मटेरियल हटा दिया है ना। तो सॉलिड के केस में आप क्या दिखाते हैं? कुछ ऐसा दिखाते हैं। तो यार बीच में जो हॉलो पोर्शन है उसमें आपने शियर स्ट्रेस का वेरिएशन क्यों नहीं दिखाया है? जो क्या है ना कि जो टॉर्शनल फॉर्मूला होता है T/J = τ/r, उसमें टाउ क्या है, जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जो कि आप सेंटर से लेते हो, है ना। तो जो सेंटर वाला पार्ट है वो किसी भी डायरेक्शन में आप रेडियल डायरेक्शन में चले जाओगे, हर एक डायरेक्शन में अगर आप एक यूनिट जा रहे हो तो कहीं पे भी मटेरियल नहीं है ना। तो रेडियल डायरेक्शन में कहीं पे भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस ले पाए। और आगे चले जाओ, और आगे चलो, जब तक आप इंटरनल रेडियस पे नहीं पहुंचोगे जहाँ पे मटेरियल मिलेगा, तब तक रेडियली कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो कि टॉर्शनल शियर स्ट्रेस झेल पाए, है ना। देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रेडियल वेरिएशन होता है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का, लेकिन बेंडिंग के केस में क्या होता है, वाई के साथ वेरिएशन होता है। ये वाई और आर सेम नहीं है, भले वेरिएशन लीनियर है लेकिन वाई और आर अलग अलग तरीके से है ना। देखो आपका दोनों केस में सेक्शन भले सर्कुलर है, वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से है ना दूरी। अब देखो ये जो हमारा केस है इसमें न्यूट्रल एक्सिस हमारी ये, न्यूट्रल एक्सिस से आप कितना भी ऊपर चले जाओ, थोड़ा सा ही ऊपर जाओ, भले ही बीच में आपका मटेरियल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस साइड और इस साइड तो मटेरियल है, वो तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस लेगा ना, भले ही अभी ज़्यादा लेगा, क्योंकि पहले क्या था कि पहले न्यूट्रल एक्सिस के पास क्या है, थिकनेस ज़्यादा थी मटेरियल की, तो वो कम स्ट्रेस ले रहा था क्योंकि ज़्यादा मटेरियल था। अभी आपने बीच का मटेरियल हटा दिया तो स्ट्रेस क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है, क्योंकि मटेरियल अब कम पड़ रहा है तो स्ट्रेस को बढ़ना पड़ेगा क्योंकि फोर्स तो अभी भी उतना ही है। अब देखो क्या है, y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है। आपने कोई भी ऐसा फाइबर नहीं है जिसको आपने कंप्लीटली हटाया, आपने बस उसकी थिकनेस कम की है। थिकनेस ये है ना फाइबर की, आपने जब हॉलो पार्ट को कट किया है तो आपने इनर रेडियस तक, ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपने ये थिकनेस कम कर दी है फाइबर की। अब जो फाइनल थिकनेस है ये इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है। पहले क्या थी, ये पूरी थी थिकनेस, ये पूरी थी थिकनेस, है ना। टॉर्सन के केस में हम रेडियल डायरेक्शन में वेरिएशन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे वाई डायरेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस से कितना दूर जा रहा है फाइबर, कितना दूरी पे है वो देखते हैं, जो कि रेडियल वेरिएशन नहीं है। भले ही दोनों वेरिएशन लीनियर है बट रेडियल एंड वाई के साथ वेरिएशन दोनों में डिफरेंस है ना। तो देखो क्या है, जो भी मैंने पर्पल कलर से दिखाया है
वहाँ पे वेरिएशन होगा, लीनियर होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हॉलो है मटेरियल तो वहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा, होगा वहाँ पे। क्यों होगा? क्योंकि ये जो मटेरियल है यहाँ पे हॉलो पार्ट, जो अदर जो थिकनेस बची हुई है, एक्स्ट्रा थिकनेस, वो जो है नॉर्मल स्ट्रेस को कैरी करेगी, है ना। ये वाली बात क्लियर है ना। तो ये एक ट्रैप था, अच्छा ट्रैप था, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट है जो कि अच्छा पार्ट है, मेन पार्ट है कि आप शीयर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे दिखाओगे, डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होगा, है ना। इस केस में अब देखो, ये आपका है हॉलो पार्ट, यहाँ तक आपका हॉलो पार्ट है। डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? टाउ इज इक्वल टू एफ ई वाई बार डिवाइडेड बाई आई टी, है ना। अब देखो, शीयर फोर्स का वैल्यू तो सेम ही है ना। अब देखो क्या है, जो आउटर रेडियस और इनर रेडियस के बीच का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे तो थिकनेस वही है जो पहले थी, है ना। यहाँ पे आप कोई भी सेक्शन लोगे ना तो थिकनेस वही मिलेगी जो पहले थी। यहाँ पे आप कोई भी सेक्शन लोगे ना तो उसके ऊपर का एरिया वही मिलेगा जो पहले था, उसके ऊपर के एरिया का वाई बार वही मिलेगा जो पहले था। मतलब पहले भी तो अगर आप ये वाला सेक्शन लिए होते, अंदर हॉलो है या फिर अंदर सॉलिड है, तो आप एरिया तो ये ऊपर वाला लेते, सेंट्रॉइड भी इसी का लेते, थिकनेस भी इसी का लेते, ये लेते आप थिकनेस, है ना। तो ए वाई बार टी ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप इनर रेडियस से आउटर रेडियस वाला सेक्शन लेते हो, उस पर कोई भी फाइबर लेते हो, तो कोई भी फाइबर लोगे तो ना उसका हैच्ड सेक्शन का एरिया चेंज होगा, ना उस हैच्ड सेक्शन का वाई बार चेंज होगा, ना उसका थिकनेस चेंज होगा, है ना। फाइबर का थिकनेस भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब देखो, शेयर फोर्स तो चेंज हो नहीं रहा है, एरिया भी नहीं चेंज हो रहा है, वाई बार भी नहीं चेंज हो रहा है, थिकनेस भी नहीं चेंज हो रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है? जो सेक्शन का आई है वो कम हो गया है अभी, है ना। तो सिर्फ आई कम होने की वजह से टाउ क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। तो उस जोन में, इनर रेडियस से आउटर रेडियस वाले जोन में, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है, इस वजह से आपका शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस बढ़ गया, ठीक है। अब देखो, जो हॉलो पोर्शन है जहाँ से आपने मटेरियल रिमूव किया, वहाँ पे क्या हो रहा है? देखो देखो, सबसे पहले आई तो यार पूरे सेक्शन का लेते हैं, तो आई तो कम हो ही रहा है, एफ आपका सेम है, टी भी कम हो रहा है ना। आई तो कम हो रहा है, टी भी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले सिर्फ आई कम होने की वजह से शियर स्ट्रेस बढ़ रहा था, अब टी कम होने की वजह से और तेजी से बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? अब देखो, ए और वाई बार का इफेक्ट उतना नहीं आएगा जितना टी का आएगा, क्योंकि टी डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। ए और वाई बार पहले ही एरिया इतना कवर हो चुका है ना ए इंटू वाई बार में, कि अंदर के एरिया का इफेक्ट वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि ए इंटू वाई बार बाहर के एरिया का मोमेंट का असर ज़्यादा होता है। अंदर के एरिया का मोमेंट, मतलब अगर आप न्यूट्रल एक्सिस के पास के एरिया का मोमेंट ले रहे हो तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना आप दूर के एरिया का मोमेंट लोगे। समझ रहे हो? तो डायरेक्टली अगर आप आई और टी को ही देखोगे ना, तो पहले तो आई कम था, उसी की वजह से शियर स्ट्रेस बढ़ रहा था। अब क्योंकि टी कम हो रहा है तो और ज़्यादा ये बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो पहले तो मैंने क्या किया था ना, ऐसे बढ़ते हुए ऐसे ही बना दिया था पूरा पैराबोलिक वेरिएशन। बाद में मैं जब इसको एक्सप्लेन करने लगा, सर ने पूछा कि क्यों ऐसे बनेगा, बाद में जब मैं एक्सप्लेन करने लगा तो मुझे दिखा कि यार टी भी तो कम हो रहा है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैंने इसको फिर मॉडिफाई करा कि ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना।
तो पहले शियर स्ट्रेस का वेरिएशन ये होगा, बाद में ऐसा हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का वेरिएशन पूछा था। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जो एक ही प्लॉट पे बहुत सारे वेरिएशंस के डायग्राम ड्रॉ करने के लिए देते हैं आपको, अलग अलग पैरामीटर के, वहाँ पे क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से टेस्ट करता है ना। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यार वो कंपैरेटिव स्टडी है ना। थोड़ा सा भी आप चेंज करोगे तो एक दूसरा वाला ग्राफ जो है ना कॉन्ट्रडिक्ट करने लगेगा उसको, है ना। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच के बनाना है ना, मैथमेटिक्स का ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था हमारा सोम का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा पावर प्लांट इंजीनियरिंग से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था। ओके।